दिल्ली की जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कार्रवाई पर रोक लगाई थी, जिसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण अभियान को रोक दिया था। मामले में दायर याचिका में कार्रवाई को गलत बताते हुए इसे रोकने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि जहां भी दंगा हो रहा है वहां सरकार की तरफ से एक तरफा कार्रवाई हो रही है और एक खास समुदाय के लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। यूक्रेन की जंग में जर्मनी बुरी तरह से फंस गया है। ना तो वो रूस के साथ खड़ा हो पा रहा है और ना ही रूस के खिलाफ कोई कड़े कदम उठाने की हिम्मत कर पा रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि जर्मनी को यूक्रेन और अमेरिका दोनों ही पुतिन का सहयोगी मानने लगे। ऊपर से जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज का उनके ही देश में विरोध होने लगा है। सबसे ज्यादा तो ओलाफ अपने ताजा बयान की वजह से घिर गए। असल में इस बार उन्होंने यूक्रेन को दो टूक कह दिया कि और हथियार देना मुमकिन नहीं है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यूक्रेन बड़े पैमाने पर कैंपेन चला रहा है। कैंपेन का मकसद यूरोप समेत पूरी दुनिया पर दबाव बनाना है। दबाव इसलिए ताकि रूस से व्यापार बंद किया जाए और खास तौर पर रूस के तेल और गैस से हाथ खींचे जाएं। यूक्रेन इस बार अमेरिका और यूरोप से ज्यादा हथियारों की मांग भी कर रहा है, लेकिन जर्मनी ने यूक्रेन की मांग को सिरे से खारिज कर दिया और जर्मनी के चांसलर ने साफ कहा कि वो अपनी फौज के इस्तेमाल वाले जितने हथियार यूक्रेन को दे सकते थे वो दे चुके हैं। अब और हथियार देना मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने नेटो का रुख भी साफ किया। उन्होंने दोहराया कि यूक्रेन की जंग में नेटो शामिल नहीं होगा। उनकी दोनों ही बातें यूक्रेन को चुभने वाली थी। यूक्रेन ही नहीं, यूरोप के बाकी देशों और अमेरिका को भी ये तल्ख बयान चुभ गया। सवाल उठने लगे कि क्या इस जंग के बीच जर्मनी केवल रूस से अपनी दोस्ती निभा रहा है? असल में इसकी जड़ में जर्मनी और रूस के बीच की तेल और गैस की डील भी है। जंग की शुरुआत से ही जर्मनी ने रूस को लेकर के कठोर रुख नहीं दिखाया। इसके पीछे की वजह है गैस। रूस से मिलने वाली गैस को जर्मनी की लाइफलाइन कहा जाता है। यही वजह है कि जर्मनी के अंदर कुछ लोग विरोध करें या फिर पश्चिमी देश, जर्मनी अब तक रूस को लेकर कठोर रुख नहीं दिखा सका। जंग शुरू होने से कुछ दिन पहले भी जर्मनी के चांसलर ने पहले कीव और फिर मॉस्को का दौरा किया था। दोनों देशों के नेताओं को समझा बुझाकर जंग से बचने की नसीहत दी थी, लेकिन जंग को टाला नहीं जा सका। दूसरी तरफ जर्मनी के कारोबारी रिश्तों में जंग के बाद कोई खास बदलाव नहीं आया। हालांकि नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट पर रोक जरूर लगी, लेकिन माना जा रहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन तो बनकर तैयार है। जब भी हालात बेहतर होंगे जर्मनी उस पाइपलाइन के जरिए रूस से गैस मंगवा सकेगा। लेकिन अभी तक जितना कारोबार रूस और जर्मनी के बीच हो रहा था उसमें प्रतिबंधों के बावजूद कोई खास बदलाव नहीं हुआ। रूस से आने वाली कुछ चीजों पर जर्मनी ने बैन भी लगाया, लेकिन तेल और गैस की ऊंची कीमतों ने इंपोर्ट का बिल कम नहीं होने दिया। दावा है कि जर्मनी मोटे तौर पर 3 देशों से नेचुरल गैस मंगवाता है। इनमें रूस के अलावा नॉर्वे और हॉलैंड शामिल है, लेकिन 55% नेचुरल गैस की सप्लाई अकेले रूस से होती है, 31% नॉर्वे से और महज 13% हॉलैंड से। नॉर्वे और हॉलैंड के पास इतनी गैस नहीं है कि ये दोनों देश रूस की भरपाई कर पाए। हालांकि जर्मनी के कुछ अधिकारी पिछले कुछ वक्त से रूस की गैस का विकल्प जल्द ढूंढने का दावा कर रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम कतर का। माना जा रहा है कि कतर से नेचुरल गैस खरीदने के लिए जर्मनी लगातार बात कर रहा है, लेकिन यह बातचीत अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। बल्कि दावा तो यह किया जा रहा है कि अगर डील हो भी गई तो कतर से जर्मनी तक गैस पहुंचाने का रूट बनाने में ही सालों लग जाएंगे। मतलब साफ है कि तब तक रूस से नेचुरल गैस की सप्लाई बेरोक होती रहेगी। अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि जर्मनी केवल वक्त टाल रहा है या वो वाकई मजबूर है। ये तो पूरी दुनिया समझ रही है कि 55% नेचुरल गैस की भरपाई एक झटके में मुमकिन नहीं है, जो जर्मनी की दुखती रग है। लेकिन यूक्रेन को हथियार देने से इनकार करना शक पैदा करने वाला है। मतलब साफ है कि रूस और यूक्रेन की जंग में जर्मनी के चांसलर मझधार में फंसे हैं। न तो वो रूस के साथ दिखने का रिस्क ले सकते हैं और न ही वो रूस पर एक्शन का जोखिम उठा सकते हैं।